रतलाम में जितने धरने प्रदर्शन आप करते हैं उतना कोई और नहीं करता। कारण क्या है? हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले युवकों के लिए समाज को क्या कर सकता है? इसका कोई इकोसिस्टम है? ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है। ने महानगर की बात करी, शहर विधायक और मंत्री जी भी महानगर की बात करते हैं, महापौर जी भी महानगर की बात करते हैं। मेरा सवाल इसी से है कि जब हम इस महानगर में निकलते हैं तो किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, ट्रैफिक अव्यवस्थित है, 3-4 फीट की दुकान का अतिक्रमण है, उसके बाहर ठेला गाड़ी का अतिक्रमण है, उसके बाहर सब्जी वाला हो, वहाँ पे भी कार वाला आ जाता है। तो ये कैसा विकास है? अरे भाई, अतिक्रमण जब मैंने किया है तो हटेगा। अब वो चांदनी चौक में अतिक्रमण हो कि मानक चौक में हो या बाजना बस स्टैंड पे हो या त्रिपोला गेट हो, अतिक्रमण सब जगह अतिक्रमण ही रहेगा और वो सब जगह से हटता है। आप बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, फिर भी बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता को अनशन पर बैठना पड़ रहा है या धरना करना पड़ रहा है बार बार। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, चाहे वो पार्टी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिलोक के इंटरव्यूज में। और आज के मेरे खास मेहमान है रतलाम के तेज तर्राट हिंदू युवा नेता आशीष जी सोनी का। तो उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं एक स्वर्णकार परिवार से आता हूँ। स्वर्णकार जो सुनहरी काम करते हैं, सोने की आभूषण बनाते हैं और हम ये कार्य पीढ़ियों से कर रहे हैं। और हमारी चांदनी चौक में पुश्तैनी दुकान है और स्वर्णकारी का हमारा शुरू से व्यवसाय है। आपके परिवार में आपसे पहले कोई राजनीतिक में है? राजनीति में तो नहीं, समाज सेवा में जरूर हमारे परिवार से रहे हैं सब। हमारे दादाजी के बड़े भाई, हमारी जो स्वर्णकार समाज है उसको हमेशा से संचालित करने का कार्य करते रहे। आपका राजनीति में कैसे आना हो? राजनीति में आपका आइडल कौन है रतलाम में? राजनीति में मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट था, जब हम पहली बार विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और उसके बाद हम हिम्मत जी कोठारी जो उसमें वर्तमान विधायक थे और हमारे रतलाम शहर, जिले और मध्य प्रदेश के भीष्म पितामह है भाजपा के, और वही हमारा आदर्श है। और उन्हीं के जो आदर्शों का हम पालन करते हुए ईमानदारी से राजनीति करने का काम करते हैं। आप रतलाम राजनीतिक में हैं, परंतु आप दिखते रतलाम ग्रामीण में हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी ऐसा कोई विषय नहीं है। रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण कोई बहुत दूरी पे नहीं है। रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण जितने भी गांव है ये हमारा कार्य क्षेत्र है। तो रतलाम शहर हो या कोई गांव हो, वो एक ही बात है। रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण में कोई ऐसा अंतर नहीं है। मैंने आपकी फेसबुक वॉल चेक की है जिसमें रतलाम नगर विधायक के साथ आपकी एक भी फोटो नहीं है, जबकि आप रतलाम शहर से ही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी के साथ हमारी है, मंत्री जी के साथ फोटो भी है और हम काम भी करते हैं। पार्टी का काम है, पार्टी का काम ही तो कर रहे हैं। रतलाम में अभी कौन सा युवा नेता है जो भविष्य में बड़ा नेता बन सकता है? देखिए, रतलाम में जो युवा नेता हैं, बहुत सारे युवा नेता हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी है, युवा जो अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कोई भी नेता बन सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर पार्टी का काम ईमानदारी से करता है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसे एक अच्छा आयाम तक पहुंचा सकती है। और ऐसे बहुत सारे युवा नेता है, अब हम नाम भी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे नाम है, जैसे विकास जी कोठारी है, अशोक जी पोरवाल है, जुबिनी जैन है, और बहुत सारे युवा नेता है जो जमीन पर काम कर रहे हैं। अभी अपने युवा मोर्चा के बहुत सारे मंडल अध्यक्ष देख लो जो अच्छा ईमानदारी से, कर्मठता से कार्य करते हैं और हमें उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। रतलाम विकास के लिए आपके क्या विचार हो? रतलाम में किस तरह से विकास हो सकता है? रतलाम में जो विकास है, विकास को एक दिन में नहीं होता है। आज ये भारत जो इतना बड़ा देश है, ये जब हम देखते हैं, जब 1947 के पहले गुलाम था, जब 1947 के बाद जब आजाद हुआ, उसके बाद आज 70-75 साल में, इस 75 साल लगे तब जाकर इसका नाम वापस से विश्व गुरु की दौड़ में है और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो रतलाम का विकास है उसकी जो नींव अब डल चुकी है। हिम्मत जी कोठारी द्वारा जो 40-45 साल उन्होंने जो बेस बनाया था, आज उसके ऊपर विधायक जी चेतन जी कश्यप, मंत्री जी ने जो औद्योगिक विकास क्षेत्र का, निवेश क्षेत्र का जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके द्वारा रतलाम नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। लेकिन अब रतलाम एक नई दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें अपने को 8 लेन मिली है, अपने को औद्योगिक क्षेत्र मिला है, और इन सब के माध्यम से जो आने वाला भविष्य रतलाम का विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा होने वाला है। आप देखिए नगर निगम कितना अच्छा काम कर रही है। अभी शहर में जितनी सड़कें बनी है वो उच्च क्वालिटी की और एक महानगर की ओर रतलाम अग्रसर है। आपने महानगर की बात करी, शहर विधायक है और मंत्री जी भी महानगर की बात करते हैं, महापौर जी भी महानगर की बात करते हैं। मेरा सवाल इसी से है कि जब हम इस महानगर में निकलते हैं तो किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, ट्रैफिक अव्यवस्थित है, 3-4 फीट की दुकान का अतिक्रमण है, उसके बाहर ठेला गाड़ी का अतिक्रमण है, उसके बाहर सब्जी वाला हो, वहाँ पे भी कार वाला आ जाता है। तो ये कैसा विकास है? देखिए क्या है कि जो जनता है
ये सब बातें जनता को समझनी पड़ेगी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसे कि आपने कहा कि 3-3 4-4 फीट अतिक्रमण है, आज नगर निगम आती है, अतिक्रमण हटा के जाती है, कल फिर जनता कर लेती है। तो रतलाम के विकास में जनता को भी सहयोग उतना ही करना पड़ेगा जितना राजनेता और प्रशासन और सरकार करेगी। जब तक जनता समझेगी नहीं कि हमारे द्वारा अतिक्रमण करने से हमारे शहर की अव्यवस्था हो रही है, और जब तक वो अव्यवस्थाओं को हटाएगी नहीं, व्यवस्था बनाने के लिए हम खुद जिम्मेदार है और हटाने के लिए भी। प्रशासन तो खाली एक मात्र उसका माध्यम है क्योंकि उसको सुचारू रूप से चलाने का, लेकिन जब तक हम गलती करना बंद नहीं करेंगे तब तक इस शहर में यातायात व्यवस्था सुधर नहीं सकती। फिर मेरा आपके जवाब से सवाल निकल के आ गया कि अतिक्रमण जहाँ तक हो, जहाँ मैं जाता हूँ, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, माणक चौक और इन एरियो में है। नहीं। हाँ, मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ। इन एरियो में है, और अतिक्रमण जब नगर निगम हटाती है तो त्रिपोलिया गेट, बाजना बस स्टैंड, हरमाला रोड या आउटसाइड हटाती है, जबकि इन एरियो में रतलाम की जनता का भी एक सवाल रहता है कि इन एरियो में क्यों नहीं जाते, चांदनी चौक, चौमुखी पुल, माणक चौक, कसारा बाजार, इधर क्यों नहीं जाते, बल्कि आउटसाइड जाते हैं। ये आपने ऐसी बात की है कि मतलब क्या होता है, द्वेषता वाली बात। जब मेरा घर अतिक्रमण में जाएगा तो मैं क्या कहता हूँ, यार उसका भी तोड़ो। अरे भाई, अतिक्रमण जब मैंने किया है तो हटेगा। अब वो चांदनी चौक में अतिक्रमण हो कि माणक चौक में हो या बाजना बस स्टैंड पे हो या त्रिपोलिया गेट हो, अतिक्रमण सब जगह अतिक्रमण ही रहेगा, और वो सब जगह से हटता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चांदनी चौक में अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हुई, माणक चौक में हुई, ऐसा नहीं होता। ये सब एक कहने की बात है। ये लोगों की एक मानसिकता है, जिसका अतिक्रमण हटता है ना तो वो दूसरे पर उंगलियां उठाता है। रतलाम में जो आज की राजनीति में युवा है जो एसी रूम की राजनीति कर रहे हैं, रतलाम के आसपास भी आपको देखा जाए, आप सड़क की राजनीति कर रहे हो, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? राजनीति समाज सेवा का विषय है, इसमें अब एसी और सड़क का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सड़क पर जब आम जनता के बीच में रहकर आप आम जनता की सेवा और आम जनता की समस्याओं के लिए अगर आप राजनीति और उनकी जो समस्या के लिए कोई लड़ाई लड़ोगे, वह महत्वपूर्ण है। एसी में बैठकर तो आप योजना बना सकते हो, बाकी जो सुचारू रूप से जो आपको अनुभव लेना है वो सड़क पे मिल पाएगा। भविष्य में चुनाव लड़ने की कोई योजना है? देखिए, हम संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है। और अगर संगठन दिशा निर्देश करेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और संगठन कहेगा कि संगठन का काम करो, समाज में काम करो, तो वो करेंगे। एक नाम पूछता हूँ, याद है आपको कुछ? प्रकाश जी महिला जी। कौन है? प्रकाश हमारा एक छोटा भाई था, जो पिछले वर्ष जो गणेश चतुर्थी पर घटना हुई और प्रशासन द्वारा जो कार्य किया गया उसमें उसकी मृत्यु हो गई, और बहुत दुखद है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक छोटा भाई चला गया। उसके जो पिताजी और काका है, उनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, और आज से नहीं, सालों से। जब मैं बजरंग दल में काम करता था, जब से वो प्रकाश तो उस समय 8-10 साल का बच्चा था, अभी वो 17-18 साल का था। तो जो घटना हुई बहुत पीड़ादायक है। इतना अपार जन समर्थन मिलने के बाद सिर्फ एसपी साहब का तबादला हुआ, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखो, क्या होता है कि ये ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे हमें न्याय मिले ट्रांसफर से, यह तो असंभव है। अब रही बात न्याय की, तो जो अभी तक कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसमें जो न्यायालय जो फैसला करेगा वो हम सबको मान्य होगा। अब जो सबूत और तर्क और इनके आधार पर न्याय चलता है, तो हमारी तरफ से जो जितनी भी सबूत और जितनी बातें न्याय के सामने रखनी है वो रख रहे हैं ताकत से, और हम चाहते हैं उसमें न्याय मिले। ऐसा सुनने में आया कि प्रकाश जी महिला के घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या किसी संगठन, संस्था, व्यक्ति ने उनके परिवार की मदद की? देखिए, प्रकाश जो है वो एक आदिवासी परिवार से आता है। उसके पिताजी दूध का व्यवसाय करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार है, उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। प्रकाश उनका एक मजबूत स्तंभ था, वो खुद रोज गांव-गांव जाकर दूध लाता और दूध की बंदी भरता था। तो परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब रही बात किसी संगठन या संस्था द्वारा मदद करने की, तो अपन किसी परिवार के बारे में सार्वजनिक बात नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो शासन है, शासन द्वारा जो आर्थिक सहायता उसको मिलनी चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, और हमने समय समय पे कलेक्टर साहब को और जो उपयुक्त संस्था है या जगह है उन पर हम अवगत करा रहे हैं, उसके जो आर्थिक सहायता उसे मिलनी चाहिए। इसमें सभी प्रयास रहते हैं, विधायक जी और जो संस्था संगठन इसमें उस समय सड़कों पे आए थे, सभी उसमें प्रयास रहते हैं। हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले युवकों के लिए समाज को क्या कर सकता है? इसका कोई इकोसिस्टम है? ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है। जब हिंदुत्व के लिए कोई लड़ता है
तो वो ये सोच के नहीं लगता है कि मुझे कोई सहयोग मिलेगा या कोई मुझे मदद मिलेगी। ये तो एक अंदर से आने वाली बात है हिंदुत्व की, कि हम हिंदुत्व के लिए कुछ करें। जब समाज में साधु संत रहते हैं जो अपने हिंदू समाज में जो घर छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, वो सिर्फ अपने जो धर्म का पताका लेकर और उसका प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, तो वही ये कभी नहीं सोचते कि हमें इसका कोई फायदा होगा। तो हमारा कहना है कि हिंदुत्व के लिए काम करना एक साधु जीवन जैसा जीवन जीने जैसा है। और जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आप ही लड़ रहे हो, आपके जाने के बाद या किसी कार्यकर्ता को ऐसा कुछ हो जाए तो उसके परिवार के लिए भी तो भाई उनकी सबकी जवाबदारी बनती है समाज की, कि उनका लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ। देखिए, ये विचार समाज को करने की आवश्यकता है, और हम चाहते हैं कि समाज को जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं वो कोई अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हम समाज से निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आप आर्थिक सहायता न दे पाओ तो कोई बात नहीं, बाकी मान सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए समाज में। क्योंकि जब एक आदमी किसी कार्य को करता है जिसमें कोई इनकम नहीं होना है, अपना काम धंधा छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं आ जाती है इसमें। अब पता चला है कि अपन घर पे समय नहीं दे पा रहे और हिंदुत्व के लिए काम करे जा रहे हैं, रात दिन घूम रहे हैं। तो इसलिए समाज को ऐसे लोगों को जो हिंदुत्व का काम करते हैं उनको मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग उनको इस नजरिए से देखते हैं कि जैसे कोई गुंडे बदमाश हो या कोई आपराधिक प्रवृत्ति हो रहा है। भाई, अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि वो हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। एक मुझ पर आपराधिक प्रकरण चल रहा है, उसमें हम एक बच्ची थी मंदसौर जिले की, नाम नहीं बता सकते। तो उसमें क्या हुआ था कि हम उस बच्ची को बचाने के लिए गए थे। अब वो एक घर में उस लड़के ने उसको बंद कर रखा था। तो उस समय कांग्रेस शासन था, तो द्वेषता के कारण हम पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि तो हम तो हिंदू युवती को पुलिस प्रशासन के साथ छुड़ाने गए थे, लेकिन ये द्वेषता के कारण हम पे अपराध हुई। तो ये अब ये जो अपराध हम पे दर्ज हो गया, तो क्या हम गुंडे हो गए, हम बदमाश हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। हिंदुत्व का जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, और उसको एक समझने की जरूरत है समाज को कि इन पर आपराधिक प्रकरण क्यों बने हैं। मेरा अगला सवाल है लव जिहाद पर। अभी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है। क्या रतलाम में अगर लव जिहाद जैसी समस्या है तो उससे कैसे निपटा जाए, और कोई परिवार इसमें अगर फंस जाए तो वो इसमें से कैसे निकले? देखिए, लव जिहाद, सबसे पहले तो मैं जिहाद की बात करता हूँ। जिहाद एक ऐसी मानसिकता है जो सोचा, अभी अपन पहलगाम में जो देखा है, जो धर्म पूछकर गोली मारी गई है, तो ये एक घृणित मानसिकता का कार्य है। और ये बताना कि हम इस धर्म से, और हमारा धर्म कहता है कि ऐसा करो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। क्योंकि हर धर्म सनातन से निकला हुआ है। इस विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सनातन से ही निकले हुए हैं। लेकिन अब जैसे हमारे में देवता भी होते थे, असुर भी होते हैं, तो जो असुर हैं वो दूसरे धर्म है और जो देवता है वो सनातन धर्म है। तो जो इनकी जो मानसिकता है जिहादी, तो जिहाद को समझना पड़ेगा। और जिहाद के बाद, जिहाद का कोई एक माध्यम नहीं है। आप देखिए, लैंड जिहाद, जगह जगह कब्जे कर लेना सरकारी जमीन पे, छोटी मोटी पोटला बना के उसको चद्दर वद्दर उड़ा दो हरा, और कह दो कि ये तो ये है। तो इस प्रकार से अब लव जिहाद की बात करते हैं। तो लव जिहाद एक बहुत गंभीर समस्या है। लव जिहाद सीधे एक परिवार पर आक्रमण है। एक परिवार पर क्या मतलब, एक बच्ची परिवार की, उस पर आक्रमण। अगर हिंदू समाज में अपन देखा जाए तो अपने घर की सबसे बड़ी इज्जत या जीवन का सबसे बड़ा धन बेटी होती है, और उसी को किसी अगर षड्यंत्र के रूप में, अगर उसको षड्यंत्र कर मानसिकता बदलकर धर्म परिवर्तन करने के लिए और दबाव बनाया जाए और लव जिहाद में फंसा लिया जाए, तो इससे बड़ी और दुर्दशा किसी परिवार की क्या हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि लव जिहाद को समझो, परिवारों को समझने की जरूरत है। और लव जिहाद होता है, पहले तो कांग्रेस ने इतना विरोध किया कि लव जिहाद होता ही नहीं है, ये नहीं होता है। जैसे जैसे अब ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो अभी भोपाल में हुआ, इंदौर में जो शूटिंग वाले वो जो था मोहसिन, उसने जो किया, तो इसके बाद जनता समझने लगी कि लव जिहाद क्या होता है। अब लव जिहाद की गंभीरता वही समझ सकता है जिसके साथ होता है। अभी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो दर्द वही समझ सकता है जिसका एक्सीडेंट हो, बाकी जो जाके खड़े हो सकते हैं कि यार भाई तेरे को लग गई है। तो इसलिए लव जिहाद को समझना चाहिए, और लव जिहाद बंद और उसकी रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता, सबसे पहले महिलाओं में, बहनों में, बेटियों में जागरूकता की आवश्यकता है। क्या रतलाम के किसी बेटी को कोई विधर्मी छेड़ता है या लड़का कोई परेशान करता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने परिवार को उसे बताना चाहिए, बेटी को, कि मुझे इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद जब परिवार असक्षम हो उस समस्या से निपटने के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद
हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और ऐसे बहुत से हिंदुवादी संगठन हैं जिनको माध्यम से लव जिहाद की समस्या से निपटा जा सकता है और प्रशासन का सहयोग इसमें महत्वपूर्ण है। और इन संगठन के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से आप परिवार इससे सुरक्षित रह सकता है। रतलाम में जितने धरने प्रदर्शन आप करते हैं उतना कोई और नहीं करता, कारण क्या है? देखिए, धरना प्रदर्शन एक जो भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा अधिकार है और धरना प्रदर्शन करने से ध्यान आकर्षण होता है। अगर आप किसी भी समस्या को समाज के बीच में ले जा रहे हैं और जब तक उस समस्या की और ध्यान आकर्षण नहीं होगा समाज का और प्रशासन का, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप तोपखाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारी के विरोध में धरने पर बैठे थे, क्या हुआ था? ये कुछ वर्षों पुरानी बात है। भैरव पूर्णिमा के दिन गौशाला रोड पर एक गाय माता को विधर्मियों ने काट दिया था और उसके टुकड़े भैरव जी के मंदिर में फेंके थे। तो हम उसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करवाने के लिए बैठे थे। तो प्रशासन ने उसमें कार्रवाई धरने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की थी और उनके मकान भी तोड़े थे। अभी कुछ महीने पहले थाने के बाहर भी आप भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, क्या कारण था इसका? देखिए, रतलाम में अभी एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, जिसमें एमडी ड्रग नाम का एक ड्रग और बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग हैं जिनके कारण युवाओं में स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। तो हम उसी के खिलाफ समय समय पर आंदोलन करते रहे और उसी प्रक्रिया में हम समस्याओं का निराकरण कराने के लिए धरने पर बैठे थे वहाँ पर थाने के। इस बात पर सहमति बनी कि एडिशनल एसपी राकेश खाका जी ने आपका अनशन खुलवाया? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद अभी जो हमारे एसपी साहब है अमित कुमार जी, उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई उसके बाद तो रतलाम शहर में लगभग 70 से 80% प्रतिबंध इस समस्या पे लगा है। आप बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, फिर भी बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता को अनशन पर बैठना पड़ रहा है या धरना करना पड़ रहा है बार बार, इसको किस हिसाब से देखें? नहीं, जो समस्याएं जन समस्याएं होती है उनके लिए आंदोलन धरना प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। इसमें शासन प्रशासन किसी का भी अपना हो दूसरे का हो, जब तक आप समस्या जनता के सामने नहीं रख पाओगे तो समस्या का निराकरण होना बहुत मुश्किल है। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, चाहे वो पार्टी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम अपन करते हैं तो पार्टी संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है। आज तक हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि हमें कोई पार्टी ने कभी ऐसा कहा हो कि आपने जो कार्य किया है ये पार्टी विरोधी है। अगर आप शासन अगर कोई काम नहीं करता है, प्रशासन कोई काम नहीं करता है या सुनवाई नहीं करता है, धरना प्रदर्शन और मांगे उठाना तो ये राजनीति का एक अंग है। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलती रहती है। रतलाम में जो भी आए दिन चाकूबाजी की घटना होती है, हालांकि उसमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पर जो होती है उसमें आपका क्या विचार है? नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। रतलाम शहर में जो अभी वास्तविक माहौल पिछले कुछ महीनों में, अब इसमें ना शासन प्रशासन की गलती निकाल सकते हैं ना अपन समाज की गलती निकाल सकते हैं। इसमें गलती अगर अपन निकालेंगे तो परिवार की निकालेंगे। हमें अभी ये ज्यादा देखने में आ रहा है कि 16, 17, 18 साल के युवा जेब में चाकू लेकर रात को घूमते हैं। उद्देश्य उनका सिर्फ यही है कि हमें दिखाना, लेकिन उसके पीछे जो घटनाएं हो रही है उसमें परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अभी 3 से 4 जो हत्याएं हुई हैं वह बहुत निकृष्ट और बहुत घिनौना कार्य उन्होंने किया है। तो रतलाम के लिए बहुत बड़ी समस्या है और मेरी नज़र में इस समस्या से निपटने के लिए पूरे रतलाम शहर के समाज को एक होकर और परिवारों को समझने की जरूरत है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रकार के लोगों के साथ रह रहा है, किस प्रकार के हथियार वो रख रहा है। और प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है, रात को चेकिंग की है, बहुत अच्छा कदम है प्रशासन द्वारा। इससे एक शक्ति जरूर आई है लेकिन कमी नहीं हुई है घटनाओं में। तो उसके लिए जरूरी कदम प्रशासन को उठाने की जरूरत है और यह बहुत गंभीर मामला है रतलाम शहर के लिए भी। तो इस पर सभी को सोच विचार करके और इस पर कुछ कार्रवाई की जरूरत है। मेरा अगला सवाल जिम को लेकर है आपकी। ये विचार कैसा आया कि रतलाम के हिंदुओं के लिए निःशुल्क जिम की व्यवस्था की जाए, और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों? देखिए, क्या है कि जो हिंदू समाज का युवा है वह उसका जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में वो जा रहा है वह दिशा अभी सही नहीं है। उस दिशा को सुधारने की जरूरत है और एक ऐसा स्थान जहाँ पर युवा आए, मिले जुले, एक सोच बने और एक अच्छी सोच और एक अच्छे रास्ते की ओर जाए। इस उद्देश्य को हमने लेकर इस जिम की शुरुआत की है। और जो हिंदू युवा वहाँ आते हैं
हमने उस जिम का नाम वीर सावरकर हिंदू हेल्थ क्लब रखा है। तो वहाँ जो युवा आते हैं उनको एक नया मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और हम ये सोचते हैं कि युवा एक अच्छे रास्ते पर जाए, शरीर को स्वस्थ करे, खुद स्वस्थ रहे और आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए वो जागरूक रहे। आप जिम संचालन करते हैं, जिम में आने वाले लड़कों से कोई शुल्क भी नहीं लेते, सवाल ये है कि मेंटेनेंस कैसे होता है? देखिए ऐसा है कि हम 8-10 ऐसे मित्र हैं और जिम में आने वाले बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हम सब मिलजुल कर उसका संचालन कर लेते हैं। 15-17 हज़ार रुपये महीना उसका किराया और मेंटेनेंस होता है, तो हम आपस में मिलजुल कर निपटा लेते हैं। आपकी जिम का नाम वीर सावरकर हिंदू हेल्थ क्लब है। आपने वीर सावरकर जी के बारे में क्या विचार हो, आपने उनको पढ़ा है? वीर सावरकर जी, जो भी व्यक्ति आज हिंदुत्व में आस्था रखता है या हिंदुत्व को विचारधारा को समझता है, वो वीर का सावरकर जी को भी समझता है, क्योंकि इस शब्द का जो आविष्कार है, जिसकी उत्पत्ति है हिंदुत्व शब्द की, यह सोच वीर सावरकर जी की सोच और वीर सावरकर जी की सोच थी हिंदुत्व के लिए, वो किसी व्यक्ति के अभी इस परिप्रेक्ष्य में जो आज का समाज का परिप्रेक्ष्य है उसमें नहीं है और उनको हमने पढ़ा भी। कुछ लोग सावरकर जी को माफी भी कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ लोग नहीं, तथाकथित कांग्रेस, तथाकथित दिग्विजय सिंह, तथाकथित अपना राहुल गांधी, ये जो लोग हैं जो इनकी निष्कृष्ट सोच, गिरी हुई सोच, वामपंथी सोच, जो इनकी ये जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं और वीर सावरकर को ये माफी वीर बोलते हैं, तो इनका जो चाल चरित्र चिन्ह इसी बात से दिख जाता है, क्योंकि वीर सावरकर जी ने जो हिंदू समाज के लिए किया है वो किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। और जो जिन्ना ने इस भारत के 2 टुकड़े किए जाति धर्म के आधार पर, तो वो इनका देवता हो गया। और जो वीर सावरकर हिंदुत्व की आजादी के लिए, मतलब देश की आजादी के लिए और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए अगर बोलता है, काला पानी की सजा उन्होंने सालों तक काटी, तो वो माफी वीर कहते हैं ना। तो ये इनकी जो चाल चरित्र चेहरा इसी में दिखता है। आपने आडवाणी जी का नाम लिया, मैंने आडवाणी जी का पाकिस्तान के लाहौर के किसी शहर का एक इंटरव्यू देखा था जब वो जिन्ना को सेक्युलर कह रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है? क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बड़ी जगह चला जाता है तो उसके विचार उसी प्रकार के होते हैं। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में और किस विचारधारा से उस शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया है, वह कहना तो हमारे अंदर से मुश्किल है, क्योंकि उनका स्तर आडवाणी जी के स्तर पर हमें चर्चा करने की। जिन्ना को सेक्युलर मानते हैं? नहीं, जिन्ना को हम घटिया इंसान मानते हैं। आपकी एक फेसबुक पोस्ट पड़ी थी जिसमें आपने लिखा था कि जिम मालिक हिंदू, जिम ट्रेनर मुस्लिम, इससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत ये है कि आज जो जिम होती है वहाँ हमारे घर की माँ बहन बेटियाँ, हिंदू समाज की बहन बेटियाँ जाती है, और वहाँ पर अगर मुस्लिम ट्रेनर होगा तो लव जिहाद जैसी घटनाएं होना सामान्य है। और हमने देखा है पूरे देश में जितनी भी घटनाएं उभर के आई है लव जिहाद की, उसमें से 37 से 38% जो समस्या है वह जिम ट्रेनर की वजह से ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे रतलाम शहर में जिम है उसके अंदर मुस्लिम जिम ट्रेनर नहीं होना चाहिए, जहाँ हिंदू बहन बेटियां जाती है। उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए हम आंदोलन, प्रदर्शन और जो भी कार्रवाई करनी हो, चाहे उसमें तन मन धन संघर्ष जो लगे हम लगाएंगे और इसको हम बंद कराएंगे। आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल आपसे है, रतलाम में हिंदुत्व की परिभाषा आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व की परिभाषा रतलाम हो, देश हो या दुनिया हो, एक ही परिभाषा है हिंदुत्व की, कि हमारे जो सनातन धर्म में जो हिंदू समाज है इसकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं और सजग हैं। और हम ये चाहते हैं कि हिंदू समाज के हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। और रतलाम के जो हिंदू समाज के सनातनी मेरे भाई हैं जितने भी, सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, लैंड जिहाद हो रहा है, बहुत सारे जो जिहाद हो रहे हैं, उन सब जिहादों पर जैसे फल जिहाद है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनमें हम देखते हैं कि हिंदुत्व को और हिंदू समाज को असुरक्षा होती है। तो ऐसे विषय को उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये खाली हमारी जवाबदारी नहीं है कि हिंदू समाज की रक्षा करना, ये हर व्यक्ति का कार्य है। गौ रक्षा करना, गायों की सुरक्षा करना और ऐसे जो विषय हैं जिन पर हिंदू समाज को हमें सुरक्षित करना है, पूरे समाज को एकजुट होकर इस पर विचार करना चाहिए। और आने वाले समय में रतलाम जिले के हर हिंदू भाई से हमारा निवेदन है, एकजुट होकर अपने मन की द्वेषता दूर रखें। अगर आपसी विवाद भी है तो ऐसी कोई समस्या अगर आती है जब हिंदुत्व खतरे में दिखता है, हिंदू समाज की असुरक्षा होती है, तो हमें एक हो जाना चाहिए।